हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द फर्स्ट लेसन ऑफ मॉड्यूल 2। पूरे मॉड्यूल 1 में मैंने आप लोगों को 3D का ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दिया और उम्मीद करता हूं कि मॉड्यूल 1 के 6th लेसन को यानी कि डाउनलोड ब्लेंडर वाले लेसन को फॉलो करके आपने ब्लेंडर डाउनलोड और इंस्टॉल करके जो की मैप मैं यूज करने वाला हूं वो की मैप भी इंस्टॉल कर लिया होगा। इस लेसन में मेनली हम 3D व्यू पोर्ट के बारे में ही बात करेंगे। 3D व्यू पोर्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट या मूव कैसे करते हैं उस बारे में भी बात करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंटली टोटल 5 बातें हैं जो ऐसी हैं जो कि इस कोर्स में एनरोल्ड हुए हर स्टूडेंट को पता होनी ही चाहिए, वो भी इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये 3D व्यू पोर्ट क्या होता है, अब ध्यान से समझो। ब्लेंडर को ओपन करके जैसे ही आपने जनरल सेक्शन पर क्लिक किया तो सबसे पहले आपके सामने एग्जैक्टली ऐसा व्यू होता है। अब ये जो इतना सेक्शन है इसे ही 3D व्यू पोर्ट बोला जाता है। और इस 3D व्यू पोर्ट की खासियत यह है कि ब्लेंडर यूज करते वक्त आप अपना नियर अराउंड 80% टाइम इस 3D व्यू पोर्ट में ही स्पेंड करते हो। हैं 80% टाइम? ओ माय गॉड प्रोफेसर, 80% टाइम तो बहुत होता है। इसका मतलब ये 3D व्यू पोर्ट तो बड़े काम की चीज लग रही है। अरे हाँ भाई हाँ, 3D व्यू पोर्ट ब्लेंडर का मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है और बड़े काम की चीज भी। लेकिन ये काम की चीज मैं आपको समझाऊं उससे पहले 5 बड़े ही काम की बातें ऐसी हैं जो आपको डेफिनेटली पता होनी ही चाहिए। सबसे पहली ये कि आप लोगों ने इस कोर्स को परचेज तो कर लिया, लेकिन अगर आप सच में इस कोर्स से फुल पैसा वसूली करना चाहते हो तो हर लेसन के इस मटेरियल सेक्शन में जाके इस एक्सरसाइज वाली PDF फाइल को डाउनलोड करके इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट जरूर करें। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि बीच बीच में आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने कौन सा बटन प्रेस किया और कौन सा नहीं। इसलिए बॉटम सेंटर में आप हमेशा ये चेक कर पाओगे कि मैं एग्जैक्टली कौन सा बटन दबा रहा हूं। जैसे अभी मैंने U बटन प्रेस किया तो यहां U लिखा आ गया और T प्रेस किया तो T लिखा आ गया। माउस में लेफ्ट क्लिक किया तो लेफ्ट लिखा आ गया और राइट क्लिक किया तो राइट लिखा आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हालांकि मैंने अपने एंड से एज इजी एज पॉसिबल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है, बट स्टिल आप भी इस बात का ध्यान रखना कि जब भी मैं कुछ बताता हूं तो मेरे माउस के कर्सर के ऊपर ही नजर रखनी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 3D एनिमेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें टाइम बचाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट्स यूज करो। हालांकि सारे शॉर्टकट्स मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा। और गुड न्यूज ये है कि इस लेसन के मटेरियल सेक्शन में मैंने एक शॉर्टकट्स की PDF फाइल ऐड कर रखी है। मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले एक बार जरूर इन शॉर्टकट्स पे नजर मारें। जिन स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को परचेज किया है सिर्फ उनके लिए फेसबुक और टेलीग्राम पे मैंने प्राइवेट मास्टरमाइंड कम्युनिटी बना रखी है। अब इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट या फिर इस कोर्स को सीखते सीखते आपके रिजल्ट्स या फाइनल रेंडर आउटपुट्स आप उस कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हो फीडबैक लेने के लिए। लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने अगर फालतू गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या फिर पर्सनल मैसेज या कोई भी पॉलिटिकल कचरा उन ग्रुप्स में डाला तो बिना किसी नोटिस के किक आउट कर दिया जाएगा। अब आप मन ही मन में बोल रहे होंगे कि ये प्रोफेसर तो बड़े ही अकड़ू निकले। नहीं मेरे दोस्त, बात अकड़ की नहीं है, बात आपको वैल्यू प्रोवाइड करने की है। सोशल मीडिया में कचरा पोस्ट करने के लिए दुनिया भर की जगह हैं, लेकिन कोई तो ऐसी जगह हो जहां मैं आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकूं। इन कम्युनिटीज के लिंक्स आपको इस लेसन के मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे। एनीवेज, वापस अगर टॉपिक पर आके बात करें तो 3D व्यू पोर्ट के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा आसान बनाने के लिए इसी 3D व्यू पोर्ट को मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला सेक्शन है ये 3D स्पेस। अब ये देखो एकदम सेंटर में आप ये जो इतना स्पेस देख रहे हो इसे ही 3D स्पेस बोला जाता है। अपने माउस पे लेफ्ट क्लिक करके इस 3D स्पेस में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो और राइट क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट के लिए मेन्यू ओपन कर सकते हो। अगर मैं इस क्यूब पे क्लिक करूंगा तो क्यूब सेलेक्ट हो जाएगा, कैमरा पे क्लिक करूंगा तो कैमरा सेलेक्ट हो जाएगा और अगर इस लाइट पे क्लिक करूंगा तो लाइट सेलेक्ट हो जाएगी। ऑल्सो आप अपने माउस व्हील को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हो। इस बात का भी ध्यान रखो कि ये कोई सूर्यवंशम नहीं है जो बैठ के देखते रहो, साथ साथ में आपको मुझे फॉलो भी करते रहना है। एनीवेज, इस 3D स्पेस में अगर आप ऑल्ट बटन प्रेस करके रखोगे एंड लेफ्ट क्लिक भी प्रेस करके रखोगे और फिर अपने माउस को हिलाओगे तो आप इस व्यू पोर्ट में रोटेट कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप ऑल्ट बटन प्रेस करके रखोगे प्लस शिफ्ट बटन भी प्रेस करके रखोगे
प्लस माउस का लेफ्ट क्लिक भी प्रेस करके रखोगे और फिर माउस को हिलाओगे तो इस व्यू पोर्ट में मूव कर पाओगे। लेकिन प्रोफेसर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम लोग ये पहचानेंगे कैसे कि कब व्यू पोर्ट में मूव करना है और कब व्यू पोर्ट में रोटेट करना है? चलो आपका कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूं, और वो भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से। अब जैसे इस करेक्टर का मुझे अभी लेफ्ट साइड वाला ईयर दिख रहा है, लेकिन मुझे इसका अगर राइट साइड वाला ईयर देखना हो तो मुझे अब जरूरत पड़ेगी कि मैं इस 3D स्पेस में ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक दबा के रोटेट करूं। लेकिन अगर दूसरी साइड ना जाके मुझे इस कैरेक्टर का लेफ्ट हैंड ही देखना हो तो ऐसे केस में मैं ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इस 3D स्पेस में मूव करूंगा और नीचे की ओर इसके हाथ की तरफ चला जाऊंगा। इस लेसन में मैंने आपको यह बताया कि 3D व्यू पोर्ट में हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद मैंने आपके साथ 5 इंपॉर्टेंट बातें भी शेयर की, जो कि हैं लेसन्स की एक्सरसाइज करने की इंपॉर्टेंस क्या है, जो कीज में प्रेस करूंगा वो आपको बॉटम सेंटर में दिखेंगी, हमेशा मेरे माउस के कर्सर पर ही नजर रखनी है, शॉर्टकट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, और प्राइवेट मास्टरमाइंड कम्युनिटी में क्या पोस्ट करना है उससे ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या पोस्ट नहीं करना है। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि इस व्यू पोर्ट में रोटेट कैसे करना है और मूव कैसे करना है, और इस 3D स्पेस में मूव और रोटेट करने में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट लेसन में हम इस 3D व्यू पोर्ट के बचे हुए सेक्शंस पर नजर मारेंगे। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि इस 3D व्यू पोर्ट को आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। एक सेक्शन तो हमने देख लिया, अब बारी है नेक्स्ट सेक्शंस की। हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द सेकंड लेसन ऑफ मॉड्यूल 2। पिछले लेसन में हमने इस पूरे 3D व्यू पोर्ट के सिर्फ एक सेक्शन पर नजर डाली, और वो एक सेक्शन है ये 3D स्पेस। इस 3D स्पेस में मूव कैसे करना है और इस 3D स्पेस में रोटेट कैसे करना है, ये समझने के बाद अब टाइम आ गया है कि हम और आगे बढ़ें। इस लेसन में मेनली हम बचे हुए सेक्शंस पर नजर मारेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी देखेंगे कि ब्लेंडर में किसी भी चीज में बदलाव कैसे किया जाता है, यानी कि उसकी लोकेशन, उसका रोटेशन और उसका स्केल कैसे चेंज किया जाता है, और वो भी सही तरीके से। सेक्शन 2 है ये व्यू पोर्ट ऑप्शंस। जब मैंने सबसे पहली बार 3D व्यू पोर्ट में काम करना शुरू किया था तो सबसे ज्यादा इरिटेशन मुझे होती थी अ वेरी हाई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स से। यानी कि अभी तो आपके सामने सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो ये क्यूब, एक ये लाइट और एक ये कैमरा। लेकिन अगर आप किसी हैवी सीन पे या यूं कह लो कि किसी बड़े सीन पे काम करते हो तो आपके इस 3D व्यू पोर्ट के अंदर हजारों ऑब्जेक्ट्स तक होना नॉर्मल सी बात है। और जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इतने ज्यादा हो जाएं तो सबसे पहले आपको चाहिए कंट्रोलर। कंट्रोलर ऐसा जो आपको इस बात की फ्रीडम दे सके कि आप क्या देखना चाहते हो और क्या नहीं, और आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो और क्या नहीं। और वो कंट्रोलर आपको मिलेगा इस ऑब्जेक्ट टाइप्स वाले ऑप्शन में। अब इस ऑब्जेक्ट टाइप को जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहां पर आपको मिलेंगी ये 3 लाइंस। पहली लाइन में कुछ नाम लिखे हुए हैं जैसे मैश, कर्व, सरफेस वगैरह वगैरह। दूसरी लाइन में आंख का निशान बना हुआ है और तीसरी लाइन में एरो का निशान बना हुआ है। अब ये जो नाम लिखे हुए हैं इनका मतलब है कि जो अफेक्ट होगा, यानी कि जिस पर असर पड़ेगा। और ये जो आंख का निशान बना हुआ है इसका मतलब है हाइड करना या अनहाइड करना। जैसे कि अगर मैं कैमरे वाली आंख पे क्लिक करूंगा तो ये देखो व्यू पोर्ट में कैमरा हाइड और अनहाइड हो जाएगा, और अगर मैं लाइट के आगे वाली आंख पे क्लिक करूंगा तो ये लाइट हाइड और अनहाइड हो जाएगी। इसी तरीके से इस एरो का मतलब है सेलेक्टेबिलिटी को इनेबल करना और डिसेबल करना। यानी कि अगर मैं कैमरे के सामने वाले एरो को बंद कर दूं तो मैं चाह के भी इस कैमरे को व्यू पोर्ट में सेलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, और अगर मुझे वापस इस कैमरे को सेलेक्टेबल बनाना है तो मुझे इस एरो पे दोबारा क्लिक करना होगा। सेलेक्टेबिलिटी का यही सेम केस लाइट के साथ भी है। आपको फिर से याद दिला दूं कि अभी हम 3D व्यू पोर्ट का सेक्शन 2 समझ रहे हैं और उसका सेकंड ऑप्शन है ये गिज्मो। अब यहां पे देखो एक छोटा सा कैच है। अगर मैंने आपको यहां से गिज्मो समझाने की कोशिश की तो मामला और ज्यादा फंसता जाएगा।
और आप ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज होते जाओगे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मुझे एक छोटी सी ट्रिक मिली है। ट्रिक ये है कि पहले मैं आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा और फिर गिज्मो के बारे में बताऊंगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव करना। अब ध्यान से समझो, जनरली होता यह है कि अगर हमें किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करना हो तो उसके 3 मेजर ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, लोकेशन, रोटेशन और स्केल। सबसे पहला ऑप्शन है लोकेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज करने का मतलब हुआ कि आपका यह डिसाइड करना कि इस 3D स्पेस में वो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, यानी कि उसकी जगह या उसका स्थान क्या होगा, यानी कि उसकी लोकेशन क्या होगी। देखो एकदम बेसिक से समझो। सबसे पहले तो यह समझो कि ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने का शॉर्टकट है जी। जी का मतलब ग्रैब, यानी कि लपकना। तो यह देखो कि अगर मुझे इस क्यूब को मूव करना है तो सबसे पहले मैं इस क्यूब को जी से ग्रैब करूंगा और फिर माउस को हिलाऊंगा तो इस क्यूब को मूव कर पाऊंगा। लेकिन सिर्फ माउस को हिलाने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूं कि इस क्यूब को मैं इस लोकेशन पर रख दूं तो माउस हिलाने के बाद मुझे लेफ्ट क्लिक करके कंफर्म भी करना होगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि इस क्यूब की लोकेशन चेंज ना हो और ये जहां था वहीं वापस चला जाए तो मैं लेफ्ट क्लिक करने की बजाय इस माउस में राइट क्लिक कर दूंगा। उससे ये क्यूब वापस उसी जगह पर चला जाएगा जहां पर था। लेफ्ट क्लिक करने का मतलब होता है ब्लेंडर में किसी भी एक्शन को कंफर्म करना और राइट क्लिक करने का मतलब होता है ब्लेंडर में किसी भी एक्शन को कैंसिल करना। यही सेम केस इस कैमरे के साथ भी है। लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट किया और जी से लोकेशन चेंज की। सिमिलरली इस लाइट के साथ भी लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट किया और जी दबा के लोकेशन चेंज की। लेकिन यहां पे एक छोटा सा नोट है। नोट ये है कि अब जैसे असल जिंदगी में अगर हम बिना सही डायरेक्शन जाने ही रास्ते पर निकल पड़े और अगर वो रास्ता गलत हुआ तो हमारा टाइम वेस्ट होना तय है। इसी तरीके से ब्लेंडर में भी अगर मैं सही रास्ता अपनाए बिना ही इस क्यूब को जी बटन दबा के मूव करता हूं तो 3D मॉडलिंग करने की वो अप्रोच एकदम गलत है। और जैसे रियल लाइफ में जो रास्ते हैं वो रोड्स से दर्शाए जाते हैं, वैसे ही ब्लेंडर के अंदर रास्ते इन एक्सिस की मदद से दिखाए जाते हैं। अब देखो, ब्लेंडर के अंदर टोटल 3 रास्ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जो रेड कलर की लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस अभी दिख नहीं रही क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर में वो हिडन रहती है। अब अगर आप यहां जाके जेड एक्सिस को शो करने के लिए क्लिक करोगे तो ये पाओगे कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो जेड एक्सिस है। अब थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले जस्ट 20 सेकंड्स में आपको मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं। वो इंफॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले तो अपने कीबोर्ड में एन बटन प्रेस करो और ये बात हमेशा याद रखना कि इस एन बटन को प्रेस करने से ये एन पैनल खुल जाता है। जनरली ये बंद रहता है ताकि इस 3D व्यू पोर्ट के स्पेस को ऑक्यूपाई करके हमें काम करते वक्त डिस्टर्ब ना करे। लेकिन आप एन बटन को प्रेस करके इसे बंद चालू कर सकते हो। अगर वापस इस क्यूब की लोकेशन की बात आपसे करूं तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि हमें इस क्यूब को सिर्फ जी बटन प्रेस करके फ्रीली मूव नहीं करना है। वेट, तो क्या प्रोफेसर आप ये कहना चाहते हो कि हमें यह क्यूब हमेशा किसी ना किसी एक्सिस पे यानी कि किसी ना किसी रास्ते पे ही मूव करना है? हाँ जी बिल्कुल। एटलीस्ट अभी शुरुआत में तो आपको ये क्यूब या फिर ये कैमरा या फिर ये लाइट या फिर ब्लेंडर में कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ना किसी एक्सिस पे ही मूव करना है। अब आप एक काम करो, इस क्यूब को सेलेक्ट करके जी दबाओ। अब जी बटन प्रेस करने से तो ऑब्वियसली ये क्यूब फ्रीली मूव करेगा या फिर यूं कह लो कि तीनों एक्सिस में मूव करेगा। अब आपका क्यूब कौन सी एक्सिस में मूव कर रहा है ये पता लगवाने के लिए ही मैंने आपसे ये एन पैनल खुलवाया है। ये देखो, मैंने इस क्यूब को सेलेक्ट किया और जी बटन से मूव किया और अगर आप एन पैनल में नजर मारोगे तो देखोगे कि इस लोकेशन सेक्शन में एक्स, वाई और जेड तीनों ही एक्सिस की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। बट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने का यह तरीका एकदम गलत है। हमें तो एक्सिस का भी ध्यान रखना है। इसलिए आप सबसे पहले क्यूब को सेलेक्ट करोगे और फिर मूव करने के लिए जी बटन प्रेस करोगे और जी बटन प्रेस करने के बाद आप जिस एक्सिस में क्यूब को मूव करना चाहते हो उस एक्सिस के बटन को भी प्रेस करोगे। यानी कि
अगर मैं इस क्यूब को सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करना चाहता हूं तो उसके ये कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, मैंने इस क्यूब को लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट किया। स्टेप 2, लोकेशन चेंज करने का शॉर्टकट दबाया जो कि है जी। स्टेप 3, जिस एक्सिस में मूव करना है उस एक्सिस का शॉर्टकट दबाया। जैसे अगर एक्स एक्सिस में मूव करना है तो एक्स दबा दिया, वाई के लिए वाई और जेड एक्सिस के लिए जेड। स्टेप 4, माउस को मूव किया तो यह क्यूब फ्रीली मूव होने की बजाय सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूव करेगा और यह चीज मुझे एन पैनल में दिख भी जाएगी कि इस क्यूब की लोकेशन सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही चेंज हो रही है और वाई और जेड एक्सिस पर तो 0 की 0 ही है। ऐसे ही अगर आप जी दबा के वाई बटन प्रेस करोगे तो सिर्फ वाई एक्सिस में ही मूव करेगा और जी दबा के जेड बटन प्रेस करोगे तो सिर्फ जेड एक्सिस में ही ये क्यूब मूव करेगा। इस लेसन में सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि अभी हम 3D व्यू पोर्ट के बारे में सीख रहे हैं और उसमें भी 3D स्पेस को सीखने के बाद हमारा पूरा का पूरा फोकस अभी सेक्शन 2 पे है जो कि है व्यू पोर्ट ऑप्शन। व्यू पोर्ट ऑप्शन में मैंने आपको 2 चीजें बताई कि आप आंख मार के तो ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या दिखना चाहिए और क्या नहीं, और आप इस कर्सर आइकन पर क्लिक करके ये डिसाइड कर सकते हो कि आप किसको सेलेक्ट कर पाओगे और किसको नहीं। फिर मैंने आपको बताया कि ब्लेंडर में किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली मूव ना करा के किसी एक्सिस से ही चिपका के रखना है। यह मॉडलिंग की एक अच्छी हैबिट है। और मैंने आपको यह भी बताया कि एन पैनल में आप ये भी देख सकते हो कि किस लोकेशन पे मूव कर रहे हो और किस पे नहीं। नेक्स्ट लेसन में मैं अपनी गिज़मोज की कहानी को फिनिश करने की कोशिश करूंगा। अरे हाँ भाई हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि इस गिज़मोज के बारे में बताने से पहले मैं आपको फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूं, लेकिन आप टेंशन मत लो। हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द थर्ड लेसन ऑफ मॉड्यूल 2। लास्ट लेसन में हमने अपनी कहानी इस जगह पर पॉज की थी कि अगर आप पूरे ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक एक्सिस पर मूव करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 4 स्टेप्स लेने होंगे। स्टेप 1, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। स्टेप 2, मूव करने का शॉर्टकट यानी कि जी बटन प्रेस करो। स्टेप 3, जिस एक्सिस में मूव करना चाहते हो उस एक्सिस को दबाओ। जैसे अगर मैं जेड एक्सिस में मूव करना चाहता हूं तो जेड एक्सिस को दबाऊंगा। और स्टेप 4, अपने माउस को हिलाओ। पिछले लेसन में मैंने आपको यह भी बताया कि गिज़मोज से पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं और जो 3 मेजर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो हैं लोकेशन, रोटेशन, स्केल। अब पिछले लेसन में हमने ये तो सीख लिया कि लोकेशन कैसे चेंज करनी है। इस लेसन में मेनली हम ये ही सीखेंगे कि स्केल कैसे चेंज करना है और रोटेशन कैसे चेंज करना है। किसी ऑब्जेक्ट के लोकेशन, रोटेशन, स्केल, या फिर एक शब्द में यूं कह लो कि ट्रांसफॉर्मेशन को सीखने के बाद हम अपना पूरा फोकस इस बात पर डाल देंगे कि आखिर ये गिज़्मो किस चिड़िया का नाम है। देखो, जैसे ब्लेंडर में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने का शॉर्टकट है जी, वैसे ही ब्लेंडर में किसी ऑब्जेक्ट को स्केल करने का शॉर्टकट है एस। आगे का प्रोसेस एकदम सेम है। अगेन फटाफट से हम अपने उन 4 स्टेप्स को याद करके आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, जिस ऑब्जेक्ट को स्केल करना है उसको सेलेक्ट किया। स्टेप 2, स्केल करने का शॉर्टकट दबाया जो कि है एस। स्टेप 3, जिस एक्सिस में स्केल करना है उस एक्सिस को दबाया, जैसे कि वाई एक्सिस पे स्केल करना है तो वाई दबाया। और स्टेप 4, अपने माउस को हिलाया। जो चेंजेस हो रहे हैं उनको आप एन पैनल में इधर वाले सेक्शन में देख भी सकते हो। अब यही एग्जैक्ट सेम केस रोटेशन के साथ भी है, बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पे एस और जी ना दबा के रोटेशन का शॉर्टकट दबाना है और ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का शॉर्टकट होता है आर। तो चलो एक बार फिर फटाफट से हम अपने उन 4 स्टेप्स को याद करके आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, जिस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है उसको सेलेक्ट किया। स्टेप 2, रोटेशन करने का शॉर्टकट दबाया जो कि है आर। स्टेप 3, जिस एक्सिस में रोटेट करना है उस एक्सिस को दबाया, जैसे कि एक्स एक्सिस पे रोटेट करना है तो एक्स दबाया। और स्टेप 4 है कि अब अपने माउस को हिलाया। अगेन अब जो चेंजेस हो रहे हैं उनको आप इस एन पैनल में इधर रोटेशन वाले सेक्शन में देख भी सकते हो। जनाब, किसी भी चीज को सिर्फ देखते रहने से या समझ लेने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिस, यानी कि ब्लेंडर में लोकेशन, रोटेशन और स्केल करना कैसे है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार, सिर्फ एक बार आप मुझे फॉलो कर लो
और ब्लेंडर में आपका लोकेशन, रोटेशन, स्केल को लेकर कॉन्फिडेंस मस्त बढ़ जाएगा। सबसे पहले मैंने इस क्यूब को सेलेक्ट किया और कीबोर्ड में इस डिलीट बटन को दबा के या एक्स बटन को दबा के डिलीट किया। याद रखना, ब्लेंडर में किसी भी चीज को डिलीट करने के ये दोनों ही शॉर्टकट्स हैं। इस कीबोर्ड में ये डिलीट बटन भी और ये एक्स बटन भी। खैर, इस क्यूब को डिलीट करने के बाद इस ऐड मेन्यू में जाओ, मैश में जाओ और ये मंकी पे क्लिक करो। जैसे ही ये मंकी ऐड हो गया तो अब जरा इस बंदर के साथ खेल लिया जाए। लेकिन उससे पहले इस बंदर की शक्ल मुझे काफी खुरदुरी लग रही है, यानी कि जैगिड लग रही है। इसकी शक्ल को मक्खन बनाने के लिए मैं अपने माउस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ पे क्लिक कर दूंगा। अगर इस बंदर को सेलेक्ट करके मैंने जी दबा के एक्स दबाया तो ये एक्स एक्सिस पे भागेगा, वाई बटन दबाया तो वाई एक्सिस पे भागेगा और जेड बटन दबाया तो जेड एक्सिस पर, यानी कि ऊपर नीचे भागेगा। ऐसे ही अगर इस बंदर को सेलेक्ट करके मैंने स्केल करने के लिए एस दबाया और फिर एक्स दबाया तो देखो ये एक्स एक्सिस पे स्केल होगा और वाई दबाया तो वाई एक्सिस पे स्केल होगा और अगर जेड दबाया तो जेड एक्सिस पे स्केल होगा। ऐसे ही अगर इस बंदर का रोटेशन चेंज करने के लिए मैंने आर दबा के एक्स दबाया तो देखो सामने गुलाटी मारने लगा और आर दबा के वाई दबाया तो नो 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 बोलने लगा और आर दबा के जेड दबा के माउस को रोटेट किया तो देखो अपनी माशुका को पीछे मुड़ के देख रहा है। ऐसे ही आप ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन, रोटेशन और स्केल चेंज कर सकते हो। अगर आपको रोटेशन या स्केलिंग करने में प्रॉब्लम हो रही हो और अगर माउस को अच्छे से मूव ना कर पा रहे हो तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। देखो, लोकेशन चेंज करने में तो डिफिकल्टी होती ही नहीं है, लेकिन रोटेशन के लिए ट्रिक ये है कि रोटेशन के लिए आर दबाने से पहले अपने दिमाग में एक इमेजिनरी लाइन बनाओ और कर्सर को ऑब्जेक्ट की इस सिधाई में रखने की कोशिश करो। उसके बाद आप रोटेशन के लिए आर बटन दबाओ और अपने दिमाग में फिर से इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक इमेजिनरी सर्किल बनाओ और उस सर्किल के अराउंड अपने कर्सर को मूव करने की कोशिश करो और देखो क्या मक्खन की तरह आप इजीली रोटेशन कर पाओगे। गुड न्यूज ये है कि ये ट्रिक एक्स, वाई और जेड तीनों ही एक्सेस पे अप्लाई होती है। ऐसे ही आपके लिए स्केलिंग की ट्रिक ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए एस दबाने से पहले ही आप अपने दिमाग में एक ऑब्जेक्ट की सिधाई में इधर अपने कर्सर को रखो और फिर एस दबाने के बाद कर्सर को उसकी सिधाई में लेफ्ट और राइट मूव करो। इस बार आपको यह कोशिश करनी है कि कर्सर को आप एकदम सिधाई में आगे पीछे करो। और फिर से गुड न्यूज ये है कि ट्रिक एक्स, वाई और जेड तीनों ही एक्सेस पे अप्लाई होती है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि मैं आपको फिर से बता दूं कि लोकेशन, रोटेशन या स्केल कुछ भी करने के बाद लेफ्ट क्लिक से हम उसको कंफर्म कर सकते हैं और अगर हम उसके ट्रांसफॉर्मेशन से खुश नहीं है तो राइट क्लिक से कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक छोटी सी बात यह है कि अगर आप अपने एक्शंस को अंडू करना चाहते हो तो ब्लेंडर में उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। इस लेसन में हमने सबसे पहले तो यह सीखा कि लोकेशन के अलावा ट्रांसफॉर्मेशन की जो दो बची हुई स्टेजेस हैं, रोटेशन और स्केल, वो ब्लेंडर में कैसे किए जाते हैं। फिर हमने क्यूब को डिलीट करके बंदर को ऐड किया और बंदर को ऐड करके आपने मुझे फॉलो करते हुए प्रैक्टिस की कि आखिर लोकेशन, रोटेशन और स्केल चेंज करना कैसे है, और वो भी अलग अलग करके तीनों एक्सिस में। फिर मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई कि रोटेशन और स्केल करने के लिए आपके माउस कर्सर कहाँ होने चाहिए और किस तरीके से आपको इमेजिनरी लाइंस बनानी है। एट द एंड मुझे बड़े दुख के साथ आपको यह सूचित करना पड़ रहा है कि गिज़मोज को हम इस लेसन में भी फिनिश नहीं कर पाए क्योंकि मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने लगा। लेकिन यह मेरा प्रॉमिस है कि नेक्स्ट लेसन में हम सिर्फ गिज़मोज को ही नहीं बल्कि इसके आगे वाले इन सेक्शंस को भी समझेंगे और 3D व्यू पोर्ट को समझने के इस सफर में और आगे बढ़ेंगे। हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द फोर्थ लेसन ऑफ मॉड्यूल 1। पिछले लेसन में हमने सीखा कि पाइपलाइन की पहली 3 स्टेजेस कौन सी हैं और मोस्ट इंपोर्टेंटली ये भी सीखा कि 3D एनिमेशन करते वक्त पाइपलाइन को फॉलो ना करना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब आगे बढ़ते हुए इस लेसन में मेनली हम यही सीखेंगे कि पाइपलाइन की आगे की 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं और थोड़ा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि 3D मॉडलिंग, 3D टेक्सचरिंग और 3D रिगिंग एग्जैक्टली होती क्या है। आइडिया, स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्डिंग फिनिश करते ही असली खेल शुरू। अब आपको यह भी पता होना चाहिए
कि आइडिया, स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्डिंग इस पाइपलाइन की प्री प्रोडक्शन स्टेजेस हैं। प्री प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन से पहले, या फिर दूसरे शब्दों में यूं कह लो कि अभी तक आपने असली प्रोडक्शन तो शुरू किया ही नहीं है, क्योंकि आइडिया और स्टोरी बोर्डिंग तो ऐसी चीजें थी जो ऑफलाइन किसी नोटबुक में या आपके स्मार्टफोन में भी हो सकती थी। असली खेल तो अब शुरू होगा जब आप 3D मॉडलिंग शुरू करोगे, और इस स्टेप 4 से ही ये माना जाएगा कि आपने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। एनीवेज, स्टेप 4 है 3D मॉडलिंग। एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊं कि ये 3D मॉडल क्या होता है, तो इस बात को ऐसे समझो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन अगर हम 3 डायमेंशन में करें और वो भी किसी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर को यूज करके, तो उस रिप्रेजेंटेशन को 3D मॉडल बोला जाता है। अब जैसे ये एक क्यूब है तो ये भी एक 3D मॉडल है, ये एक स्फीयर है तो ये भी एक 3D मॉडल है, और ये एक बंदर की खोपड़ी है तो ये भी एक 3D मॉडल है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाऊं, ये एक गन का 3D मॉडल है, क्योंकि ये एक गन के शेप और साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही ये एक कार का 3D मॉडल है, क्योंकि ये एक कार के शेप एंड साइज को दर्शा रहा है। इसी तरीके से ये एक ट्री का 3D मॉडल है, ये एक घर का 3D मॉडल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर हमारे केस में देखा जाए तो हमें ये गाड़ी की 3D मॉडलिंग करनी पड़ेगी, या फिर यूं कह लो कि हमें इस आम आदमी की 3D मॉडलिंग करनी पड़ेगी। अब इस मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स का जो 3rd मॉड्यूल है, वो पूरा का पूरा मैंने आपको मॉडलिंग सिखाने के लिए ही डेडिकेट किया है। 3D मॉडलिंग के बाद स्टेप 5 है 3D टेक्सचरिंग। अब ये जो गन का 3D मॉडल है, अगर इस पे लाइट पड़ती है तो ये कैसा दिखेगा, इस डिसीजन को लेने के लिए ही 3D टेक्सचरिंग की स्टेज है। यानी कि ये हमको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये गन रेड कलर की होगी, ब्लू कलर की होगी, पिंक कलर की होगी, येलो कलर की होगी, ग्रीन कलर की होगी, या फिर ये गन एक लकड़ी यानी कि वुड की होगी, लोहा यानी कि आयरन की होगी, ग्लास यानी कि कांच की होगी, रबर की होगी या प्लास्टिक की होगी, या फिर मोदी की होगी, राहुल गांधी की होगी, ब्रेनरिग स्टूडियोज की होगी, या फिर यूट्यूब की होगी। इन शॉर्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ने पर वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, ये डिसाइड करना आपका काम है, और वो भी 3D टेक्सचरिंग की हेल्प से। इस कोर्स के मॉड्यूल 4 का यही टारगेट है कि आपको बड़ी आसानी से कैसे 3D टेक्सचरिंग सिखाई जाए। अब जैसे ही 3D टेक्सचरिंग करके आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको ये गाड़ी ऐसी दिखानी है और आपका ये आम आदमी ऐसा दिखाई देगा, तो अगली स्टेज है रिगिंग की। अगर सिर्फ 3 शब्दों में मैं आपको रिगिंग का मतलब समझाऊं, तो ये याद रखो कि इस पूरी 3D एनिमेशन की पाइपलाइन में रिगिंग का रोल है कठपुतलियों को नचाना। आई एम प्रिटी श्योर कि जिंदगी में आपने कभी ना कभी कठपुतलियों का खेल देखा होगा या फिर इसके बारे में सुना होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो कठपुतली के खेल के कैरेक्टर्स होते हैं, क्या ये जिंदा होते हैं? ऑब्वियसली नहीं प्रोफेसर, ये जिंदा नहीं होते। तो अगर ये जिंदा नहीं होते तो ये नाचते कैसे हैं? अरे प्रोफेसर, ये कैसा सवाल हुआ? पूरी दुनिया जानती है कि ये इस धागे की मदद से नाचते हैं। बस अब 30 सेकंड आप मेरा साथ देना। जैसे कठपुतली के इन कैरेक्टर्स में कोई जान नहीं होती, वैसे ही 3D सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडल किए गए आपके इस आम आदमी के अंदर कोई जान नहीं होती। और जैसे ये कठपुतली के खेल के कैरेक्टर्स धागे से नाचते हैं, वैसे ही ब्लेंडर के अंदर ये आम आदमी भी किसी चीज से नाचता है, या मूवमेंट करता है, या चलता है, या दौड़ता है। और ब्लेंडर में उस चीज को बोला जाता है आर्मेचर या बोन, यानी कि हड्डी। अब देखो, अगर इस आम आदमी के हाथ में मैंने बोन लगा दी तो मैं हाथ को हिला सकता हूं, पैर में लगा दी तो पैर को हिला सकता हूं, और सिर में लगा दी तो सिर को हिला सकता हूं। इसी प्रकार इस गाड़ी में, इस डोर में ब्लेंडर की मदद से बोन लगा दी तो मैं इस डोर को ओपन या क्लोज कर सकता हूं। और अगर टायर में ये हड्डी लगा दी तो गाड़ी के टायर को रोटेट कर सकता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर अभी भी आपको रिगिंग समझ ना आई हो तो लोड नहीं लेना, क्योंकि आपको 3D रिगिंग अच्छे से सिखाने के लिए मैंने पूरा का पूरा एक मॉड्यूल 5 डेडिकेट किया है। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हुए इस लेसन में मेनली हमने यही सीखा कि किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके 3D में कोई शेप बनाना ही 3D मॉडलिंग कहलाता है। अब वो शेप कुछ भी हो सकता है, कार, गन, ट्री या फिर कुछ और। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि वो 3D मॉडल कैसा दिखेगा, ये हमको ही डिसाइड करना होता है, और वो भी 3D टेक्सचरिंग करके। और कठपुतली के एग्जाम्पल की मदद से हमने ये भी समझा कि रिगिंग एग्जैक्टली किसे बोला जाता है। अगली वीडियो में हम ये समझेंगे कि रिगिंग की अगली स्टेज यानी कि 3D एनिमेशन कैसे किया जाता है, और ब्लेंडर के अंदर लाइटिंग वैसे ही होती है जैसे असल जिंदगी में, या फिर मामला कुछ और ही है।
वेलकम टू द फिफ्थ लेसन ऑफ मॉड्यूल 1। 3D दुनिया में धीरे धीरे अपने कदम जमाते हुए पिछले लेसन में आपने सीखा कि 3D मॉडलिंग क्या होती है। इसके अलावा दुनिया के किसी भी 3D मॉडल को कैसा दिखना है ये आप उस पर टेक्सचरिंग करके डिसाइड कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि किसी भी 3D मॉडल में जान डालने के लिए आपको बोन्स या आर्मेचर लगाने पड़ते हैं, यानी कि जैसे कठपुतलियां धागे से कंट्रोल की जाती हैं वैसे ही ब्लेंडर के अंदर 3D मॉडल बोन से कंट्रोल किए जाते हैं। इस लेसन में हम और आगे बढ़ के पूरी 3D पाइपलाइन की लास्ट 2 स्टेजेस को समझेंगे, यानी कि पहले तो ये समझेंगे कि 3D एनिमेशन कैसे किया जाता है और उसके बाद ये समझेंगे कि 3D सॉफ्टवेयर के अंदर लाइटिंग करके फाइनल वीडियो तैयार करके अपने लैपटॉप या पीसी में कैसे सेव करनी है। एक बार आपने रिगिंग फिनिश कर ली, उसके बाद आपका काम है 3D एनिमेशन करना। अब जैसे हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए हमारा ब्रेन है, या फिर यूं कह लो कि जैसे ब्रेन ही हमारी बॉडी का करता धरता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वैसे ही ब्लेंडर में 3D एनिमेशन करते वक्त एक ऐसा शब्द है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एनिमेशन का ब्रेन है, जो कि एनिमेशन का करता धरता है, और वो शब्द है की फ्रेम। अब देखो, एक बहुत ही बेसिक सी बात है जो ऑलमोस्ट हर किसी को पता होती है, और वो बात यह है कि इस दुनिया में वीडियोस नाम की कोई चीज है ही नहीं। असल में होता यह है कि चाहे दुनिया की कोई भी वीडियो हो वो इमेजेस से ही बनती है, यानी कि अगर आपकी आंखों के सामने से 24 इमेजेस एक सेकंड में पास हो जाएं या एक सेकंड में गुजर जाएं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि वो एक सेकंड का वीडियो है, लेकिन असल में देखा जाए तो वो आपकी आंखों के सामने से सिर्फ एक सेकंड में, आई रिपीट, सिर्फ एक सेकंड में 24 इमेजेस को फटाफट से मूव करवा दिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसा जरूरी है कि 24 ही इमेजेस हों? क्या उससे ज्यादा या उससे कम नहीं हो सकती? इसका आंसर यह है कि बिल्कुल हो सकती हैं। असल में दुनिया की चाहे कोई भी वीडियो हो, उसकी एक FPS वैल्यू होती है। FPS यानी कि फ्रेम्स पर सेकंड, और यहां पे फ्रेम्स का मतलब है इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब में आप किसी भी पर्टिकुलर वीडियो का FPS वैल्यू ऐसे देख सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई वीडियो 24 FPS में है तो उसका मतलब यह हुआ कि उस पूरी वीडियो में आपकी आंखों के सामने से हर सेकंड में 24 इमेजेस गुजरेंगी। लेकिन अगर कोई वीडियो 60 FPS में है, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की शुरुआत की 8 वीडियोज, तो उसका मतलब यह हुआ कि उस पूरी वीडियो में आपकी आंखों के सामने से हर एक सेकंड में 60 इमेजेस गुजरेंगी। अब सिर्फ एक लाइन में और 10 सेकंड्स में मैं आपका 3D एनिमेशन का डाउट हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहूं तो मुद्दे की बात यह है कि जिस भी वीडियो का FPS जितना ज्यादा होगा उस वीडियो की स्मूथनेस उतनी ही ज्यादा होगी। एनीवेज, अगर वापस 3D एनिमेशन की बात करूं तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ यह बताया है कि ब्लेंडर में जब भी एनिमेशन की बात चलती है तो की फ्रेम शब्द से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अब ये देखो, इस 3D स्पेस में इस क्यूब की लोकेशन ये है, तो अब मैं इस क्यूब की लोकेशन को की फ्रेम करके ब्लेंडर को यह बता दूंगा कि मुझे फर्स्ट फ्रेम पर यह क्यूब इस लोकेशन पर चाहिए, और एक सेकंड बाद, अब 24 FPS की वीडियो है तो एक सेकंड में 24 फ्रेम हुए ना, यानी कि 24th फ्रेम पे जाके मैं इस क्यूब को इधर मूव करूंगा और फिर से इसकी लोकेशन को की फ्रेम कर दूंगा। अब हुआ ये कि फर्स्ट फ्रेम और 24th फ्रेम पर इस क्यूब की लोकेशन को की फ्रेम करके मैंने ब्लेंडर को मेनली ये बताया कि मुझे फर्स्ट फ्रेम पर यह क्यूब इधर चाहिए और 24th फ्रेम पर इधर चाहिए। अब अगर टाइमलाइन को प्ले करोगे या आसान भाषा में कहूं तो वीडियो को प्ले करोगे तो ये क्यूब आपको एनिमेट होता हुआ नजर आएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं ब्लेंडर को बोलूं कि फर्स्ट फ्रेम पर इस आदमी का हाथ मुझे नीचे चाहिए और 24th फ्रेम पर, यानी कि एक सेकंड बाद, मुझे इस आदमी का हाथ ऊपर चाहिए,
तो मैं ये करूंगा कि फर्स्ट फ्रेम पर बोन का रोटेशन ऐसे करके की फ्रेम कर दूंगा। और 24th फ्रेम पर बोन का रोटेशन ऐसे करके की फ्रेम कर दूंगा। अब अगर टाइमलाइन या वीडियो प्ले करूंगा तो इस आदमी का हाथ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार से ब्लेंडर में 3D एनिमेशन किया जाता है। अब पिछले 2 मिनट्स में अगर आपको ये स्टेप 7 यानी कि 3D एनिमेशन ना के बराबर भी समझ आया हो तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इस मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स का पूरा मॉड्यूल 6 मैंने एनिमेशन के लिए ही डेडिकेट किया है। और उस मॉड्यूल में मैं आपको एकदम बेसिक से 3D एनिमेशन सिखाने वाला हूं। एनीवेज, एक बार आपने अपना एनिमेशन फिनिश कर लिया। एनिमेशन फिनिश कर लिया मतलब जैसे हमने स्टोरी बोर्डिंग के टाइम पे डिसाइड किया था वैसे ही इस कार का भी एनिमेशन कर लिया। और जैसा हमने स्टोरी बोर्डिंग के टाइम पे डिसाइड किया था वैसा ही इस आम आदमी का भी एनिमेशन कर लिया। इन दोनों ही एनिमेशंस को फिनिश करके अब टाइम आ गया है स्टेप 8 का, जो कि है लाइटिंग एंड रेंडरिंग। अब हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि असल जिंदगी में अगर हमें कुछ दिख रहा है तो उसके पीछे सिर्फ एक चीज का हाथ है और वो है लाइटिंग। अगर बेसिक मैकेनिज्म की बात करूं तो होता यह है कि सबसे पहले किसी भी एक सोर्स से लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। अब ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सन, कैंडल या बल्ब। फिर ये लाइट इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है। फिर रेटिना की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट की हमारे ब्रेन में इमेज बन पाती है, जिसकी वजह से हम असल जिंदगी में कोई ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। असल में सेम केस 3D में भी है। 3D में भी हमें लाइटिंग वैसे ही करनी पड़ती है जैसे असल जिंदगी में होती है। और गुड न्यूज ये है कि 3D में लाइटिंग करना बहुत ईजी है। चलो अपना कार वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इस कार वाले सीन में अगर मैं लाइटिंग को पूरी तरह से हटा दूं तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि एकदम अंधेरा हो जाएगा। और जैसे ही ब्लेंडर की इन चारों लाइट्स में से मैं किसी भी एक लाइट को ऐड करूं तो हमें कार दिखने लग जाएगी। अब जैसे हमारे रूम में एटलीस्ट 2 होल्डर्स होते हैं, हम उन होल्डर्स के बीच में अपने हिसाब से एलईडी की लोकेशन चेंज कर सकते हैं। वैसे ही अब इस लाइट को हम कभी भी कहीं भी मूव कर सकते हैं और जैसा हमको सीन चाहिए उसी हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। सारी स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद और लाइटिंग करने के बाद अब टाइम आ गया है कि मैं कैमरे में फोटो खींचना शुरू करूं। अगर आपको याद हो तो कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि वीडियो नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। अगर मुझे इस कार की या इस आम आदमी की फाइनल वीडियो तैयार करनी है तो मुझे ऑब्वियसली 1 सेकंड की वीडियो के लिए 24 फोटोज की जरूरत पड़ेगी। और अगर 1 सेकंड ना बना के 10 सेकंड्स की बनानी है तो सिंपल मैथ्स है कि 240 फोटोज की जरूरत पड़ेगी। तो बस अब कैमरा लगा के यूं धड़ाधड़ फोटोज खींचने को ही रेंडरिंग बोला जाता है। बस बात इतनी सी है कि यहां पर कैमरा हाथ में लेके आप फिजिकली फोटो नहीं खींचते हो बल्कि अपनी कंप्यूटर मशीन को फोटो खींचने के लिए बोलते हो। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इस मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स में जो 7th मॉड्यूल है वो पूरा का पूरा लाइटिंग और रेंडरिंग के लिए ही डेडिकेटेड है। यानी कि वो मॉड्यूल मैंने तैयार किया है लाइटिंग और रेंडरिंग को अच्छे से समझाने के लिए, और ये समझाने के लिए कि हमारा सीपीयू फोटो खींचने के बाद हमें जो इमेजेस देगा उन इमेजेस को जोड़ जोड़ के वीडियोस कैसे बनानी है। बस इन टोटल 8 स्टेजेस को पूरा करते ही फाइनल 3D वीडियो आपके पास होगी। यही वो 3D एनिमेशन पाइपलाइन है जो मैंने आपके लिए तैयार की है। यही वो 3D एनिमेशन पाइपलाइन है जिसको पर्सनली मैं खुद ब्रेनरिग स्टूडियोज में यूज करता हूं, बोथ प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की वीडियोस बनाने के लिए भी और क्लाइंट वीडियोस बनाने के लिए भी। 3D एनिमेशन, लाइटिंग और रेंडरिंग के बारे में ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा समझने के बाद अब फाइनल टाइम आ गया है आपको 1-on-1 मुझे फॉलो करना होगा। जहां मैं क्लिक करूंगा वहां क्लिक करना होगा, जो मैं बताता जाऊंगा वो एक्शंस लेने होंगे। इन शॉर्ट, बैठे बैठे देखते रहने का टाइम खत्म और अब टाइम आ गया है कि आप एक्शन लो, क्योंकि दुनिया का चाहे कोई भी कोर्स हो वो सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन प्रोफेसर एक बात बताओ, जो पेरेंटिंग करने वाला प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कैरेक्टर को सेलेक्ट करके ऑल्ट पी दबा के क्लियर पेरेंट एंड कीप ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। फिर वर्टेक्स ग्रुप वाले सेक्शन में इस डाउन एरो पे क्लिक करके डिलीट ऑल ग्रुप्स कर दूंगा।
फिर टैब दबा के मैश के एडिट मोड में जाऊंगा, चारों जॉइंट्स पे लूप कट्स ऐड करूंगा। स्क्रीन पे देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। फिर टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आके शिफ्ट दबा के आर्मेचर को भी सेलेक्ट कर लूंगा एंड वंस अगेन कंट्रोल पी दबा के आर्मेचर डिफॉर्म विद ऑटोमेटिक वेट्स वाली पेरेंटिंग कर दूंगा। अब अगर आर्मेचर को सेलेक्ट करके कंट्रोल टैब दबा के पोज मोड में जाऊं और इसके हाथों और पैरों के जॉइंट्स को मूव करके देखूं तो एकदम परफेक्ट मूवमेंट होगा। यहां कॉमन सेंस की बात है कि हमने दोबारा से पेरेंटिंग की है तो इसकी आईज और आईब्रोज हमको एक बार फिर से वेट पेंटिंग करके सेट करनी पड़ेंगी। एक बात पे ध्यान देना, अगर मैं चाहता तो एकदम शुरुआत में ही आपसे नीज और एल्बोज पे रीजन बता के ज्योमेट्री ऐड करवा देता, लेकिन मास्टर 3D विद प्रोफेसर प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम की यही खास बात है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि पहले आप गलती करो और उसके बाद सुधार करो। सॉल्यूशन पता लगने से पहले मिस्टेक कर देने से आपको सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी और आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन भी पता चलेगी। खैर, एक ट्रिक ये भी है कि ऊपर एडिट में जाके अगर आप लॉक ऑब्जेक्ट मोड्स पे से टिक हटा दो तो बार बार ऑब्जेक्ट मोड में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्मेचर को सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली पोज मोड में आ गए, कैरेक्टर को सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, अगेन आर्मेचर को सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली पोज मोड में आ गए और कैरेक्टर को सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया कि वर्ल्ड ओरिजिन और रोटेशन एंड स्केल चेक करना हमारे लिए रिगिंग करने से पहले हाईली इंपोर्टेंट है। बीच के प्रोसेस में हमने शिफ्ट ई दबा के एक्स मिरर वाले ऑप्शन की प्रैक्टिस भी कर ली। फिर हमने ये देखा कि आईब्रोज और आईज पे वेट पेंटिंग करने से पहले ये जरूर कंफर्म कर लेना है कि वर्टेक्स ग्रुप वाले सेक्शन में हेड बोन ही सिलेक्टेड हो। लास्ट में मैंने आपको लॉक ऑब्जेक्ट मोड्स वाले ऑप्शन की इंपॉर्टेंस भी बताई। नेक्स्ट लेसन में हम ये देखेंगे कि व्हीकल्स को एग्जैक्टली रिग कैसे किया जाता है। फिर रिगाकार नामक एड ऑन इस्तेमाल करके हम ये भी समझेंगे कि व्हीकल को फ्लोर से कैसे कनेक्टेड रखना है और सही तरीके से मोड़ना कैसे है। एक्सरे हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द 6th लेसन ऑफ मॉड्यूल 2। पिछले लेसन में ब्रदर के एग्जांपल को लेते हुए मैंने आपको मेनली यही बताया कि एक्सरे मोड ब्लेंडर में क्यों दिया गया है और एग्जैक्टली इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी विजिबिलिटी को इंप्रूव करना। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया कि पर्सपेक्टिव मोड और ऑर्थोग्राफिक मोड में क्या डिफरेंस है और फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू के शॉर्टकट्स आपको याद होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हर लेसन के मटेरियल सेक्शन में जाकर आप एक्सरसाइजेस साथ के साथ नहीं कर रहे हो तो प्लीज इस कोर्स को यहीं छोड़ दो, क्योंकि ऐसे 3D सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। हर एक लेसन को फिनिश करते ही आपके लिए उसकी एक्सरसाइज करना मैंडेटरी है। आई रिपीट, मैंडेटरी है। इस लेसन में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये टी पैनल और एन पैनल क्या होता है। टी पैनल की मदद से हम बेसिक 3D रूम का शेप भी बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि ब्लेंडर के अंदर हमारी आंखों के जस्ट सामने ही जो 3D कर्सर होता है एग्जैक्टली उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखो, ताकि आप किसी चीज में कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एकदम शुरुआत से ब्लेंडर की नई फाइल खोली है। ब्लेंडर ओपन करते ही कर्सर को इस 3D व्यू पोर्ट में रखकर अपने कीबोर्ड में टी बटन प्रेस करते हो तो होगा ये कि ये टी पैनल बंद हो जाएगा और वापस टी प्रेस करोगे तो ओपन हो जाएगा। सिमिलरली अगर एन बटन प्रेस करते हो तो होगा ये कि ये एन पैनल खुल जाएगा और वापस प्रेस करते हो तो ये एन पैनल बंद हो जाएगा। इस पॉइंट पे इस बात को समझने के लिए आपको कहीं स्कूल तोड़ने नहीं जाना है कि इनको टी पैनल और एन पैनल क्यों बोला जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इनके शॉर्टकट्स की वजह से। सबसे पहले टी पैनल की बात हो जाए, ये स्टार्टिंग के 2 ऑप्शंस तो अभी बिगिनर लेवल पर आपको टच करने ही नहीं है और ये बचे हुए 4 ऑप्शंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये गिज्मोज हैं। ये है मूवमेंट का गिज्मो, ये है रोटेशन का गिज्मो, ये है स्केल का गिज्मो और ये है लोकेशन रोटेशन स्केल, तीनों का कंबाइन गिज्मो। उसके बाद